हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम क्या करेंगे कि आज जो मेन तीन क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट थे, तीनों का क्विकली जल्दी जल्दी उनका कंट्रीब्यूशन देख लेंगे। टाइलर, फ्रेजर और मॉर्गन का। सो टाइलर सबसे पहले एडवर्ड बर्ड टाइलर, डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर, गांधी जी का बर्थडे। नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर, याद रखो। जस्ट कीप एन आई ऑन द पीरियड 1830 से 1917। ये रफली उनका पीरियड था। पीरियड याद रखो कि कौन सा पीरियड था। 19th सेंचुरी में थे। मेजोरिटी ऑफ द लाइफ उनका 19th सेंचुरी में था। इंपॉर्टेंट वर्क्स, बुक्स का नाम याद रखना पड़ेगा बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी या किसी भी ऑप्शनल में बुक्स का नाम, ऑथर्स का नाम, ये सब मगअप करके लिखना पड़ता है। सो या दो इंपॉर्टेंट बुक्स, अनाहुआक और मैक्सिको एंड द मैक्सिकन्स, एंशियंट एंड मॉडर्न प्रिमिटिव कल्चर। ये दोनों उनकी फेमस बुक्स हैं। उनका मेन कंट्रीब्यूशंस। नंबर वन कंट्रीब्यूशन, टाइलर का डेफिनेशन ऑफ कल्चर। सो कल्चर कल्चर को पहली बार डिफाइन किया था प्रॉपरली टाइलर ने। और ये डेफिनेशन इतना बढ़िया है कि ये डेफिनेशन आज भी चल रहा है। उन्होंने 1871 में जो उनकी किताब थी प्रिमिटिव कल्चर, उसमें डेफिनेशन दिया था। बट दिस डेफिनेशन ऑफ कल्चर इज वैलिड इवन टुडे। इवन आज भी ये सबसे बढ़िया डेफिनेशन है कल्चर का। सो कल्चर, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि कल्चर इन एंथ्रोपोलॉजी इज नॉट जो हम लोग नॉर्मल बोलचाल की भाषा में एंथ्रो कल्चर समझते हैं। कल्चर का मतलब एंथ्रोपोलॉजी में होता है एनीथिंग दैट इज मैन मेड, कुछ भी जो नेचुरल बायोलॉजिकल नहीं है, जिसको मैन ने क्रिएट किया है। या तो वो टेंजिबल चीजें हो सकती हैं जिसको हम छू सकते हैं, जैसे कि हथियार, घर और मशीन्स, ये सब। और या इनटेंजिबल चीजें जैसे कि कोई आइडिया, कोई रिलीजन, कोई यू नो लैंग्वेज, ये सब भी वही है, कल्चर है। सो टाइलर का डेफिनेशन देखते हैं। ये डेफिनेशन आपको मगअप करना है और जैसा है, जिस ऑर्डर में है वर्ड्स, जो वर्ड्स पहले आ रहे हैं जो बाद में आ रहे हैं, उस हिसाब से एकदम कॉपी पेस्ट करके आंसर में, एग्जाम में लिखना है। कल्चर इज दैट कॉम्प्लेक्स होल। कल्चर एक कॉम्प्लेक्स होल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है और बहुत कुछ चीजों को, छोटे छोटे टुकड़ों को मिला के एक बड़ा होल है। स्मॉल छोटे छोटे टुकड़े मिल मिल के एक चीज बना हुआ है। वो छोटे छोटे टुकड़े बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ये सब मिला के कल्चर बनता है। सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स होल, इट्स नॉट अ सिंगल थिंग। ये बहुत कुछ इसमें मिली मिली हुई है। फॉर एग्जाम्पल कल्चर, किसी भी सोसाइटी का कल्चर अगर देखेंगे तो उसके कल्चर में क्या होगा, उनका मैरिज कस्टम्स, उनका रिलीजियस बिलीफ्स, उनका खाना, उनका कपड़ा, उनका लैंग्वेज, कैसे वो एल्डर्स को ट्रीट करते हैं, कैसे बच्चों को एडुकेट करते हैं, उनका एजुकेशन सिस्टम, उनका पॉलिटिकल सिस्टम, उनका इकोनॉमिक सिस्टम। सब कुछ मिला के, ऑल दी स्मॉल स्मॉल चीजें मिला के कॉम्प्लिकेटेड वे में एक दूसरे से जब कंबाइन होंगी, तब जाके एज अ कॉम्प्लेक्स होल कल्चर तैयार होगा। सो कल्चर इज अ कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स नॉलेज, बिलीफ, आर्ट, मोरल्स, लॉज, कस्टम्स। के BAMLC, ये ऑर्डर है। KBAMLC, नॉलेज, बिलीफ्स, आर्ट, मोरल्स, लॉज, कस्टम्स। KBAMLC, ये ऑर्डर, आपको इसी ऑर्डर में वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है। सो KBAMLC, नॉलेज। कल्चर में बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल नॉलेज, जो भी नॉलेज एंसेस्टर्स पास ऑन करते आए हैं कि कैसे क्या करना है, कैसे कपड़े बनाने हैं, कैसे घर बनाना है, कैसे हथियार बनाना है, कैसे खाना पकाना है, कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना है, ऑल दोज थिंग्स। किसकी पूजा करनी है, किसकी पूजा नहीं करनी है, ऑल दैट दैट नॉलेज दैट इज पास्ड ऑन। बिलीफ, जो भी बिलीफ सिस्टम है, धर्म में मानते हैं नहीं मानते हैं, मोनोथेइस्ट हैं, एथेइस्ट हैं, पॉलीथेइस्ट हैं, वट एवर योर बिलीफ इज, वट एवर योर आर्ट्स आर, आपके जो भी आर्टिस्टिक, जो भी आपकी वो है, मतलब धरोहर है, जो भी आपके कल्चर में पास ऑन हो रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। आपके मोरल्स, किसी किसी कल्चर में एल्डर्स को कैसे ट्रीट करना है, छोटों को कैसे, बड़ों को कैसे ट्रीट करना है, महिलाओं को कैसे ट्रीट करना है, ऑल दिस काइंड ऑफ मोरल्स, ये सारे के सारे मैन मेड है। देखिए, कुछ भी जेनेटिकली ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी में नहीं आता है। पैदा होते ही हम नहीं समझ जाते कि अच्छा, माँ का पैर छूना है, पिताजी का पैर छूना है, और किसके सामने कैसे बात करनी है, ये सब सिखाया जाता है हमको। सब मैन मेड चीजें हैं। ये सब नेचुरली बायोलॉजिकली हम इनहेरिट नहीं करते हैं। मोरल्स, लॉज, लॉ, जो या तो वो कॉन्स्टिट्यूशन हो या पार्लियामेंट्री लॉ हो, कोई भी लॉ हो, लॉ तो बनाया जाता है। या तो हम्मुरबी कोड, आज से हजारों साल पहले हम्मुरबी ने बनाया था कोड कि उसके लैंड में क्या लॉ फॉलो होगा। या फिर अशोका ने अशोकन एडिक्ट्स पे जो लिख दिया था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, ये सारे के सारे। या फिर नेपोलियन ने नेपोलियन कोड, नेपोलियन बनाया था उसके टाइम पे।
ये सारे लॉ कोई भी बना रहा हो, सारे के सारे मैन मेड है, दे आर पार्ट ऑफ कल्चर। कस्टम्स, कस्टम्स वही शादी ब्याह के टाइम पे जो भी होता है, कस्टम्स, ऑल दोस थिंग्स, ये सारी चीजें। एंड एनी, इसके इसके अलावा, क्योंकि यही सब कुछ नहीं है, इसके अलावा और भी है, इसके अलावा एनी अदर कैपेबिलिटीज एंड हैबिट्स अक्वायर्ड बाय मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। सो इसके अलावा और भी कोई भी हैबिट या कैपेबिलिटी जो इंसान कर सकता है, पढ़ सकता है, चल सकता है, चलना तो ऑब्वियसली बायोलॉजिकल है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, कुछ पेंटिंग ड्राइंग कुछ भी बना सकता है, ऑल दोज कैपेबिलिटीज एंड हैबिट्स दैट आर acquired by man, acquired not inherited। कोई चीज जेनेटिकली अगर ऑटोमेटिकली बायोलॉजिकली फादर से मदर से बच्चे में चली जाए, तो उसके लिए एफर्ट नहीं करना पड़े, तो वो इनहेरिटेड होता है। बट वो दिस इज नॉट इनहेरिटेड, दिस इज अक्वायर्ड, हम अक्वायर करते हैं, हमें सिखाया जाता है और हम सीखते हैं। एंड हाउ डू वी अक्वायर इट? बाय बीइंग पार्ट ऑफ द सोसाइटी। कोई भी सोसाइटी में रह के ही ये सब सीख सकता है, जो भी कल्चरल ट्रेड्स है वो सोसाइटी में रह के ही आप सीख सकते हैं। आपको जब आप पैदा होते हैं तो छोटे से आपके पेरेंट्स आपको सिखाना शुरू करते हैं, फिर आप स्कूल जाते हैं, आपके टीचर्स आपको सिखाना शुरू करते हैं, फिर आप फ्रेंड्स बनाते हैं, आपके फ्रेंड से आप सीखते हैं, आप वर्क प्लेस पे जाते हैं, वहां पे अपने सीनियर से सीखते हैं, जिंदगी भर सीखते रहते हैं एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी। अगर आप सोसाइटी में नहीं है तो आप नहीं सीख पाएंगे कल्चर। जो जेनेटिकली चीजें हैं वो आपके पास रहेंगी, लेकिन आप कल्चर नहीं सीख पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिया था, अगर हम एक आइलैंड पे जहाँ पे कोई नहीं रहता है, उस आइलैंड पे कुछ यू नो एंट्स के अंडे ले जाकर रख देते हैं। सो एंट्स के अंडे हम ऐसे जगह पे ले गए जहाँ पे एंट्स पहले से मौजूद नहीं है, कोई एंट्स नहीं है। सो ये अंडे जब हैच होंगे, इसमें जो चींटियां निकलेंगी वो उस आइलैंड पे रहने वाली पहली चींटियां होंगी। उनके पहले कोई किसी चींटी ने उस आइलैंड पे कदम नहीं रखा। सपोज ये चींटियां अंडे से निकलते ही क्या करेंगी? खाना ढूंढेंगी। इनको पता है खाना कैसे ढूंढना है, इनको पता है कैसे कतार में लाइन बना के जाना है, कैसे अपना रहने का जो होता है एंट का हिल, एंट हिल कैसे बनाना है। ये सब इनको कोई सिखाएगा नहीं, ये ऑटोमेटिकली करने लगेगी, क्योंकि ये सब चीजें कल्चर नहीं है। ये सब चीजें इनका बायोलॉजी, इनके इनके जेनेटिक्स में, इनके क्रोमोसोम्स में इनहेरिटेड है, ऑटोमेटिकली वो पास ऑन होता है बिना सिखाए। अब देखिए, एक इंसान के बच्चे को अगर आप ऐसे ही जाके एक टापू पे छोड़ देते जहाँ कोई इंसान नहीं रहता, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, मर जाएगा। बट मान लीजिए सरवाइव कर भी गया, सरवाइव कर भी गया, तो क्या वो उसके पास वो सब क्वालिटीज रहेंगी? फॉर एग्जाम्पल, बात करना, लैंग्वेज, कपड़े पहनना, नहाना धोना, जो भी हम करते हैं, जो भी हमको सुबह से रात तक जो भी हम करते हैं, क्या वो कुछ भी बच्चा करना सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा, क्योंकि वो जेनेटिकली इनहेरिटेड चीजें नहीं है, वो सिखाना पड़ता है। ठीक है। सो अक्वायर्ड चीजें एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी हम सीख सकते हैं, अगर सोसाइटी का हिस्सा नहीं है तो हम नहीं सीख पाएंगे। दैट इज कल्चर। सो ऑल एंड ऑल बहुत ही होलसम, बहुत ही कंप्लीट डेफिनेशन है कल्चर की, गिवन बाय टाइलर। ठीक है। सेकेंड कंट्रीब्यूशन ऑफ टाइलर, ईबी टाइलर का था कि उन्होंने बताया था कि कल्चर जो है, वो कोई भी सोसाइटी है उसका कल्चर 3 स्टेजेस से गुजरता है। पहले सबसे निचला स्टेज है सैवेजरी, जहाँ पे काफी बुरी हालत होती है, जानवरों की तरह रहते हैं हम। कोई भी कस्टम नहीं है, शादी वादी फैमिली का कुछ नहीं है, कोई भी किसी को मार रहा है, कोई भी किसी के साथ मेट कर ले रहा है, देयर इज नो फैमिली मैरिज, ऐसा कुछ नहीं है। सो सैवेजरी। उसके बाद आता है बारबैरिज्म, जहाँ पे थोड़ा इंप्रूवमेंट है, फैमिली स्ट्रक्चर है एंड ऑल है, देयर इज अ ट्राइबल, हम ट्राइब्स में रह रहे हैं, ट्राइब्स के हेड्स हैं, ट्राइबल लीडर्स हैं। ठीक है। और लास्ट में सिविलाइजेशन, फॉर एग्जांपल वेस्टर्न कंट्रीज लाइक, जहाँ पे डेमोक्रेसी है। सो ये टाइलर का ये 3 स्टेजेस था। मैंने ऐसे स्पेस बचाने के लिए ऐसे लिख दिया है, आपको एग्जाम में अगर लिखना होगा तो आप कभी भी ऐसे हॉरिजॉन्टली नहीं लिखेंगे, आप हमेशा सैवेजरी, बारबैरिज्म, सिविलाइजेशन, आप ऐसे वर्टिकल लिखेंगे, जहां पे सबसे ओल्डेस्ट स्टेज सबसे नीचे होगा एंड ऊपर वाले स्टेज नए होंगे। सो ऐसे ऊपर की तरफ जाते हुए आप हमेशा बनाएंगे। जो भी इवोल्यूशनरी स्कीम है आप ऐसे बनाएंगे। हमने जो भी पहले वाले पीडीएफ में देखा था, फैमिली को लेके या मैरिज को लेके, रिलीजन को लेके, हमने सबको हॉरिजॉन्टली बनाया था, बट आप वर्टिकली बनाएंगे। एग्जाम में ऐसे ही बनाना है, बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी हैज टेकन दिस कॉन्सेप्ट फ्रॉम आर्कियोलॉजी। हमने आर्कियोलॉजी से ये कॉन्सेप्ट लिया है कि सबसे ओल्डेस्ट लेयर सबसे नीचे होते हैं, अगर हम खुदाई करते हैं, सबसे ओल्डेस्ट लेयर सबसे नीचे, सबसे यंग लेयर सबसे ऊपर में होते हैं। इसको आर्कियोलॉजी में कहते हैं द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। ओल्डेस्ट लेयर सबसे नीचे, उसके बाद उससे नया, उससे नया, ऐसे करके ऊपर की तरफ। तो ऐसा डायग्राम बनाएंगे आप।
सो सैवेजरी बारबेरिज्म सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, ऑल्दो ये इंडिपेंडेंटली नहीं दिया था, ऐसा ही कॉन्सेप्ट मतलब इन्होंने, सॉरी, इंडिपेंडेंटली दिया था, बट आई मीन ये अकेले नहीं थे, एक्सक्लूसिवली नहीं थे कि इन्होंने ही दिया था, और भी लोग थे जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, इनसे काफी पहले भी कुछ लोग ये कॉन्सेप्ट दे चुके हैं। बट एंथ्रोपोलॉजी में सबसे पहले टाइलर, और अमेरिका में मॉर्गन, टाइलर और मॉर्गन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, सैवेजरी बारबेरिज्म सिविलाइजेशन। नंबर 3, ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ रिलीजियन। रिलीजियन कैसे इवॉल्व हुआ, ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, आई थिंक सेकंड वाले पार्ट में, पार्ट टू ऑफ जो है, पार्ट टू जो है हमारा सेकंड लेक्चर जो है एंथ्रोपोलॉजी का, उसमें मैंने डिस्कस किया है कि टाइलर ने कैसे एक्सप्लेन किया था इवोल्यूशन ऑफ रिलीजन। कौन सी किताब में एक्सप्लेन किया है? इन मेक्सिको और मैक्सिकन, इस किताब में उन्होंने डिस्कस किया है। तो कैसे इवॉल्व होता है फ्रॉम एनिमिज्म टू पॉलीथेइज्म टू मोनोथेइज्म, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, काफी इंटरेस्टिंग तरीका, इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था। तो काइंडली वो वीडियो देख लीजिए, वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ये भी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है। कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल्स, अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल्स, पिछले वीडियो में काफी अच्छे से समझाया था मैंने सर्वाइवल्स क्या होती है। और तो आप वो देख लीजिए, मैंने कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाए थे। सो लुक एट दैट वीडियो नंबर 2, आई थिंक उसमें है कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल्स, ये भी टाइलर का कंट्रीब्यूशन है। एंड बिकॉज ऑफ टाइलर्स वर्क, एंथ्रोपोलॉजी वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ सेपरेट सब्जेक्ट, पहली बार एंथ्रोपोलॉजी को एक सेपरेट सब्जेक्ट का रुतबा मिला इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1884। इट वाज बिकॉज ऑफ द वर्क्स ऑफ पीपल लाइक टाइलर एंड मॉर्गन। So hence Tyler is also called the father of cultural anthropology. So anthropology में जो चार ब्रांचेस हैं, अच्छा आप नीचे कमेंट्स में बताइए कि वो चार ब्रांचेस जो हैं, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी और लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, ये चार जो डिवीजन है, ये डिवीजन किसने दिया था? हु हैड गिवन दिस फोर फोल्ड डिवीजन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, वो आप कमेंट्स में बताएं। सो ये फोर फोल्ड डिवीजन में जो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, उसका फादर हम कहते हैं ईबी टाइलर को। क्या क्या ब्रांचेस है? कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, फिजिकल या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है। दूसरा क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट है लिविस हेनरी मॉर्गन, अमेरिका में एल एच मॉर्गन। एल एच मॉर्गन की इंपॉर्टेंट बुक्स हैं लीग ऑफ द इरोकोइज सिस्टम। अच्छा, इरोकोइज क्या है? अक्सर आप सुनोगे इरोकोइज इंडियंस, एंथ्रोपोलॉजी में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में जहां भी आप इंडियंस पढ़ोगे, पेपर वन में जहां भी, इट विल बी नॉट अबाउट इंडिया, हमारे बारे में नहीं होगा ये, इट विल बी अबाउट द अमेरिकन इंडियन ट्राइब्स, दैट इज रेड इंडियन ट्राइब्स के बारे में रहेगा। सो इरोकोइज इंडियंस, इट विल बी इरोकोइज इंडियंस, ओमाहा इंडियंस, पुएब्लो इंडियंस, ऐसे करके बहुत सारे ट्राइब्स, लास्ट में इंडियंस वर्ड यूज होता है, बट ये सारे अमेरिकन इंडियन ट्राइब्स है, दैट इज रेड इंडियंस और इंडिजिनस अमेरिकन। सो इरोकोइज वाज वन सच ग्रुप, वन सच ट्राइब, इट वाज एक्चुअली ग्रुप ऑफ सेवरल ट्राइब्स जिसके साथ कांटेक्ट में थे मॉर्गन, और मॉर्गन ने उनको बहुत क्लोजली स्टडी किया था। एंड मॉर्गन ने उनको बहुत क्लोजली स्टडी किया था और उनको बहुत सारी theories, बहुत सारी की हैं। सो इरोकोइज इंडियंस के ऊपर उन्होंने किताब लिखी थी लीग ऑफ द इरोकोइज। ये जो उनका दूसरा बुक है, इसमें जो वर्ड्स है, सिस्टम ऑफ कॉन्सैंग्विनिटी एंड अफिनिटी ऑफ ह्यूमन फैमिली। फैमिली एक टॉपिक था जिसके ऊपर बहुत डिटेल में मॉर्गन ने पढ़ाई की थी, मतलब रिसर्च किया था। कॉन्सैंग्विनिटी क्या होता है, अफिनिटी क्या होता है? कॉन्सैंग्विनिटी मतलब ब्लड रिलेशन, और अफिनिटी में तो मैरिटल रिलेशन, मैरिज रिलेशन थ्रू मैरिज, उसको कहते हैं अफिनिटी या एफिनल रिलेशन, और ब्लड रिलेशन को बोलते हैं कॉन्सैंग्विनियल रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज मी, माई वाइफ, my brother, my sister, and we all are children of my father and my mother. ठीक है। We also have two children, and my daughter gets married to this guy,
Okay, my wife is also the child of this guy and this woman. ठीक है. So my wife is the children of these two men and women. So she has blood relation with them. She is consanguineal relation with them. But with me, she doesn't have blood relation. She has affinal relation. She got married to me, and so we are related. So it's a relationship of marriage, affinal relation. But our children, they are blood related to both of us. So मेरा blood relation भी है मेरा बच्चा, और मेरी वाइफ का भी ब्लड रिलेशन है. सो मेरे और मेरे बच्चे के बीच में, या मेरे वाइफ और मेरे बच्चे के बीच में कॉन्सैंग्विनल रिलेशन है, बट हम दोनों के बीच में एफिनल रिलेशन है. मेरी ये जो बेटी है, उसका मेरे बेटे के साथ कॉन्सैंग्विनियल रिलेशन है. वो लोग ब्लड रिलेटेड है, लेकिन उसके हस्बैंड के साथ उसका एफिनल रिलेशन है. सो कॉन्सैंग्विनियल एंड एफिनल रिलेशंस, इसको हम मैरिज चैप्टर में बाद में देखेंगे. सो इसके ऊपर भी किताब लिखी थी उन्होंने, सिस्टम ऑफ कॉन्सैंग्विनिटी एंड अफिनिटी ऑफ ह्यूमन फैमिली 1871 एंड एंशियंट सोसाइटी. डोंट, इसमें कंफ्यूजन मत ना हो, इसलिए अच्छे से पढ़िएगा. इनके बुक का नाम है एंशियंट सोसाइटी, एंड इनके बुक का नाम है प्रिमिटिव कल्चर. बहुत सिमिलर मीनिंग है, बट दोनों की किताबें हैं. ठीक है. कंट्रीब्यूशंस ऑफ मॉर्गन. मॉर्गन ने भी, लाइक टाइलर, सैवेजरी, बारबेरिज्म, सिविलाइजेशन की बात की थी. हाउ एवर, लेकिन काफी डिटेल्ड वे में. टाइलर ने सिर्फ बोला था सैवेजरी, बारबेरिज्म, सिविलाइजेशन तीन स्टेजेस हैं, जहां पे सैवेजरी सबसे नीचे है, सिविलाइजेशन सबसे ऊपर है, एंड ग्रेजुअली इंप्रूव करते करते सैवेजरी से सिविलाइजेशन की तरफ सारी सोसाइटीज मूव करती हैं, सारे कल्चर्स मूव करते हैं. सो एवरी कल्चर मूव फ्रॉम सैवेजरी थ्रू बारबेरिज्म टू सिविलाइजेशन, अकॉर्डिंग टाइलर. इतना ही था टाइलर का. लेकिन मॉर्गन ने काफी उसको डिटेल करके और भी डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि नॉट जस्ट सोसाइटी एज अ होल, नॉट जस्ट कल्चर एज अ होल. कल्चर एज अ होल तो मूव कर रहा है सैवेजरी, बारबेरिज्म, सिविलाइजेशन में, लेकिन उसके साथ साथ कल्चर के जो बाकी कंपोनेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल सिस्टम, मैरिज, किनशिप टर्मिनोलॉजी, ये सब भी मूव करते रहते हैं. ये भी सभी मूव होते हैं, सभी इवॉल्व होते हैं नीचे से ऊपर की ओर. एंड ही ऑल्सो गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ सच ट्राइब्स. ठीक है. और सैवेजरी और बारबेरिज्म को इन्होंने काफी एक्सपैंड किया. सैवेजरी में इन्होंने तीन लेयर्स घुसा दिए: लोअर सैवेजरी, मिडिल सैवेजरी, अपर सैवेजरी. सिमिलरली बारबेरिज्म में भी लोअर बारबेरिज्म, मिडिल एंड अपर बारबेरिज्म. सो इन्होंने तीन तीन स्टेजेस, मतलब एक एक स्टेज के अंदर तीन तीन स्टेज घुसा दिए सैवेजरी और बारबेरिज्म के अंदर. सो ये उनका पूरा स्कीम ऑफ यूनिलिनियल इवोल्यूशन है, गिवन बाय मॉर्गन. सो देखते हैं एक बार. तो मॉर्गन ने कहा कि सोसाइटी लोअर सैवेजरी से, मिडिल सैवेजरी से, अपर सैवेजरी, उसके बाद लोअर बारबेरिज्म से, मिडिल बारबेरिज्म, अपर बारबेरिज्म, फाइनली सिविलाइजेशन की तरफ हर कल्चर मूव करता है. टेक्नोलॉजी वाइज क्या होता है, जो लोअर सैवेजरी है सबसे नीचे, वहां पे उनके पास कोई ऐसा स्पेशलाइज टेक्नोलॉजी नहीं होता है. ऑल दे कैन डू इज कलेक्शन, गैदरिंग, नॉट इवन हंटिंग. फ्रूट एंड नट कलेक्शन, कलेक्शन करके जो मिल गया वो गैदर करके खा रहे हैं, उसी से उनका संसार चल रहा है, और कोई उनके पास इकोनॉमिक एक्टिविटी और कोई टेक्नोलॉजी नहीं है. ग्रेजुअली दे डेवलप फिशिंग, फिशिंग सीख जाते हैं, फायर का यूज सीख जाते हैं. उसके बाद बो एंड एरो, तीर धनुष. उसके बाद पॉटरी, पॉटरी आविष्कार हो गई है, मतलब दे ऑल्सो हैव इन्वेंटेड व्हील बाय नाउ. लोअर बारबेरिज्म में व्हील और पॉटरी. उसके बाद मिडिल बारबेरिज्म में डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. अपर बारबेरिज्म आते आते आयरन एज आ चुका होता है, लोग आयरन का यूज जान जाते हैं. और सिविलाइजेशन का हॉलमार्क है राइटिंग. बिना राइटिंग के सिविलाइजेशन नहीं हो सकती, एज पर मॉर्गन. दिस इज रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी. रिगार्डिंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सैवेजरी के टाइम पे पीपल आर लिविंग इन अ होड और अ बैंड. होड, होड एक वर्ड है जहाँ पे एकदम जंगली जानवर होड में रहते हैं. वाइल्ड डॉग्स का होड होता है, या पैक ऑफ डॉग्स, होड ऑफ डॉग्स बोलते हैं, होड ऑफ. लेकिन ये बोल रहे हैं कि सैवेजरी के टाइम में जो एक, वो लोग एक ग्रुप में रहते हैं, वो ग्रुप एक साथ चलता फिरता है, हंटिंग करता है, कहीं भी रुक जाता है. कहीं भी ठहर जाएंगे वो लोग. आज रात कहीं गुजार लिया, फिर अगले दिन सुबह निकले, फिर हंटिंग करते चल रहे हैं, साथ में उनके बच्चे, उनकी औरतें, उनके बूढ़े. जो चल पा रहा है चल पा रहा है, जो नहीं चल पा रहा है वो पीछे छूट जाएगा, मर जाएगा. दोस काइंड ऑफ थिंग्स. सो बैंड या होड कहते हैं उसको, बैंड सोसाइटी या होड सोसाइटी. ग्रेजुअली जब हम बारबेरिज्म में मूव करते हैं, तो वी आर एट द स्टेज ऑफ ट्राइबल पॉलिटी. यहाँ पे एक ट्राइबल पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हो चुका है, जहाँ पे सो होड और बैंड में क्या होता है, कोई फिक्स्ड लीडर नहीं होता है. बैंड सोसाइटी में कोई, हम बाद में देखेंगे पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी में, बैंड सोसाइटी में कोई फिक्स लीडर नहीं होता है, टास्क बेस्ड लीडरशिप होता है. टास्क
based leadership. So if the group, if the band is going for hunting, so जो बंदा हंटिंग में एक्सपर्ट है उसको उस टास्क के लिए लीडर लीडर बना दिया जाएगा। हंटिंग का टास्क खत्म होते ही वो बंदा वापस एक नॉर्मल मेंबर ऑफ द बैंड हो जाएगा, वो और लीडर नहीं रहा। फिर हम जा रहे हैं अगले, अगला टास्क है हमारा गैदरिंग, हम गैदरिंग करने जा रहे हैं, तो गैदरिंग के लिए जो मेंबर सबसे एक्सपर्ट है वो लीडर बन जाएगा उस टास्क के दौरान। गैदरिंग खत्म, उसका लीडरशिप खत्म। अब ये बैंड है वो दूसरे बैंड के साथ नेगोशिएशन करने जा रहा है, क्यों? एक शादी होने वाली है, इस बैंड का लड़का और इस बैंड की लड़की के बीच में शादी होगी, दे विल गेट मैरिड। सो उस मैरिज के लिए नेगोशिएशन स्किल्स चाहिए। तो नेगोशिएशन जो अच्छा कर सकता है, एक बूढ़े बंदे को, बैंड का जो सबसे सीनियर बंदा है जो अच्छा नेगोशिएट कर सकता है, उसको सामने रख देंगे, वो लीडर बन जाएगा उस टास्क के लिए। सो बैंड या होड में टास्क बेस्ड लीडरशिप होता है, टेम्पोररी लीडरशिप। लीडर का बेटा लीडर ऐसा नहीं होता है। इट इज नॉट हेरिडिटरी। हेरिडिटरी छोड़ दीजिए, ये काफी टेम्पोररी मोमेंटरी है, एक टास्क खत्म, लीडरशिप खत्म, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जो टास्क में जो लीडर था, हंटिंग में जो लीडर था, वो हंट करके जब आएगा तो ज्यादा बड़ा शेयर क्लेम करेगा कि मैंने हंटिंग में मैं लीडर था तो मैं ज्यादा बड़ा हिस्सा खाऊंगा, मैं इसका थाई खाऊंगा इस हिरन का, बाकी में तुम लोग सब खा लो। वैसा नहीं है, सबको बराबर हिस्सा मिलेगा। लेकिन ट्राइबल पॉलिटी आते आते ऐसा हो जाता है कि एक ट्राइबल चीफ होता है, वो ट्राइबल जो लीडर होता है, वो लीडर ग्रेजुअली धीरे धीरे हम मूव कर रहे हैं हेरिडिटरी रूल की तरफ, जहाँ पे उसका बेटा भी किसी किसी ट्राइब्स में हेरिडिटरी होता है कि ट्राइबल लीडर का बेटा ही ट्राइबल हेड बनता है, किसी किसी में हेरिडिटरी नहीं होता है, स्किल के ऊपर होता है। बट ग्रेजुअली हम मूव कर रहे हैं एक लीडरशिप रोल जहाँ पे एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए जो बंदा लीडर रहेगा वो थ्रू आउट लीडर रहेगा एक लंबे समय के लिए। उसके बाद आगे आ जाता है चीफडम। चीफडम में जो कि सिविलाइजेशन में कुछ या तो चीफडम होगा या तो स्टेट होगा। तो सिविलाइजेशन में कुछ सोसाइटीज चीफडम में होंगी जहाँ पे एक चीफ होगा, वो हेरिडिटरी चीफ होगा, उसका बेटा ही राजा बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, चीफ का बेटा ही चीफ बनेगा। वो बाकी लोगों से टैक्स कलेक्ट करेगा, और बाकी लोगों से काफी अमीर होगा, काफी इनइक्वालिटी होगी उस सोसाइटी में। या फिर स्टेट सोसाइटी जहाँ पे हम मूव कर चुके हैं और भी आगे, जहाँ पे इलेक्शंस कर रहे हैं हम, जहाँ पे देयर इज अ डेमोक्रेसी या रिपब्लिकन सिस्टम, हमारा इलेक्टेड लीडर है। सो इस तरह का सिस्टम आ जाता है सिविलाइजेशन में, दैट इज पॉलिटिकल सिस्टम। इसी तरह से मैरिज, मैरिज में यहाँ पे मैंने उतने अच्छे से नहीं दिया हुआ है, मैरिज में मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके लिए एक अलग शीट में मैं जाऊंगा, आई विल गो टू दैट। बट उसके पहले किनशिप टर्मिनोलॉजी, व्हाट इज किनशिप टर्मिनोलॉजी? किनशिप टर्मिनोलॉजी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड ऑफ स्टडी है जिसको मॉर्गन ने पहली बार बहुत अच्छे से स्टडी किया था। किन मतलब होता है रिलेटिव, किन मतलब रिलेटिव, किनशिप मतलब रिलेशन या रिलेटिव, वही समझ लीजिए। किनशिप टर्मिनोलॉजी मतलब हम अपने रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को किस शब्द से बुलाते हैं, किस वर्ड से, किस शब्द से संबोधित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने जो मेरे फादर हैं, जो ब्लड, जो जिन्होंने मुझे जन्म दिया, उनको मैं पिता, पापा, फादर, डैडी ये सब वर्ड यूज करता हूँ। माँ, मम्मी, मदर ये सब वर्ड यूज करता हूँ। पिता के भाई के लिए चाचा, कहीं कहीं पे अंकल, कहीं कहीं पे चिच्चा, कहीं कहीं पे काकू, कहीं कहीं पे काका, कहीं पे अलग अलग है, ठीक है। अन्ना, बहुत कुछ है। अन्ना तो आई थिंक भैया को बोलते हैं। वैसे ही चाची, चाचा, मामा, मामी, ताऊ, सब ये सब सारे किनशिप टर्म्स हैं, ऑल दीज आर किनशिप टर्मिनोलॉजी। सो मॉर्गन को लगा किनशिप टर्मिनोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, उन्होंने बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी देखी, उन्होंने बहुत सारे जो स्टडी किए थे बहुत जगह पे उन्होंने सिमिलैरिटीज देखी, एंड ही फाउंड आउट कि यस कुछ सिमिलैरिटीज है। सो लगता है किनशिप टर्मिनोलॉजी एक जगह से दूसरे जगह पे स्प्रेड हुआ है। सो उसको स्टडी करते करते उन्होंने देखा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ किनशिप टर्मिनोलॉजीज ब्रॉडली। ब्रॉडली उन्होंने उन्होंने दो टाइप में कैटेगराइज किया, एक क्लासिफिकेटरी एंड दूसरा डिस्क्रिप्टिव। क्लासिफिकेटरी का मतलब है, मैं समझा दूंगा, क्लासिफिकेटरी का मतलब है जहां पे हमने काफी सारे रिलेटिव्स को एक सिंगल टर्म दे दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका में या वेस्टर्न कल्चर्स में, या वो मेरे चाचा हो या मेरा मामा हो या मेरे फूफा हो, वेदर इट इज माई फादर्स ब्रदर और मदर्स ब्रदर और फादर्स सिस्टर्स हस्बैंड और मदर्स सिस्टर्स हस्बैंड, जो भी है हम एक ही वर्ड यूज करते हैं, अंकल, खत्म। इंडिया में क्या है, इंडिया में सबके लिए अलग अलग है। अगर वो मेरे पापा का छोटा भाई है तो मैं बोलूंगा चाचा, पापा का बड़ा भाई है तो बोलेगा बड़े पापा, पापा का
मम्मी का पापा के सिस्टर का पति है तो हम बोलेंगे फूफा। मम्मी के सिस्टर का पति है तो हम बोलेंगे मौसा। मम्मी का भाई है तो बोलेंगे मामा। सो सबके लिए अलग टर्म है, एवरीवन। सो दिस काइंड ऑफ, जहाँ पे हमने सबके लिए एक अलग सा टर्म रखा है, उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव। काफी डिस्क्रिप्टिव है, हर एक के लिए एक डिस्क्रिप्टिव टर्म है। बट क्लासिफिकेटरी में क्या है, एक सिंगल वर्ड में हमने सबको क्लासिफाई कर दिया। सो क्लासिफिकेटरी वन वर्ड फॉर सेवरल रिलेटिव्स लाइक अंकल या कजिन, एंड डिस्क्रिप्टिव जहाँ पे हर किसी के लिए सिंगल सिंगल वर्ड, एग्जाम्पल नॉर्थ इंडिया। ठीक है, और भी इंडिया में और भी जगह पे, बट नॉर्थ इंडिया मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है। सो दिस इज डिस्क्रिप्टिव एंड क्लासिफिकेटरी। सो मॉर्गन ने कहा कि जब सोसाइटी एकदम प्रिमिटिव स्टेज पे होती है, कल्चर सैवेजरी के टाइम पे, तो क्लासिफिकेटरी सिस्टम होता है। हर किसी को ज्यादातर रिलेटिव्स का एक ही टर्म होता है। उन्होंने उसका एक कारण भी बताया, उन्होंने कारण बताया कि सैवेजरी के टाइम पे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रिमिटिव प्रोमिस्क्यूइटी। व्हाट इज प्रिमिटिव प्रोमिस्क्यूइटी? मॉर्गन सेज कि when we all began, the culture began, when society began, when we started living together, we were not different from animals. हम एनिमल से अलग नहीं थे, जानवरों से अलग नहीं थे। जैसे जैसे जानवरों में कोई भी मेल किसी भी फीमेल के साथ मेट कर सकता है, कोई गाइडलाइंस नहीं है, कोई किसी को रोक नहीं सकता है। एनी मेल कैन मेट विथ एनी फीमेल। ठीक है, लाइक एनिमल्स। इसको कहते हैं प्रिमिटिव प्रोमिस्क्यूइटी। प्रिमिटिव प्रोमिस्क्यूइटी, वेरी प्रोमिस्कस सोसाइटी जहाँ पे एनीवन कैन मेट विथ एनीवन। सो ये प्रिमिटिव प्रोमिस्क्यूइटी इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मैरिज, जो कि मैं मैरिज में एक्सप्लेन करूंगा अभी अलग अलग से। बट ये प्रिमिटिव, जब प्रिमिटिव प्रोमिस्क्यूइटी चल रही है, एनीवन कैन मेट विथ एनीवन, सो अ चाइल्ड डज नॉट नो कि उसका फादर कौन है। द चाइल्ड नोज मदर बिकॉज मदर के बॉडी से निकला है। चाइल्ड नो हु द मदर इज, बट चाइल्ड को पता नहीं होता कि फादर कौन है। ऑल द मेल्स ऑफ द जनरेशन, उसके मम्मी के जनरेशन के जितने मेल्स होते हैं सबको फादर बुलाता है। एनी ऑफ द मेल्स ऑफ हर मदर्स जनरेशन, उसके मदर के जनरेशन का कोई भी मेल उसका फादर हो सकता है। ही डजंट नो। सो वो हर किसी के लिए फादर वर्ड यूज करता है, सिंगल वर्ड फादर फॉर ऑल मेल्स ऑफ द मदर्स जनरेशन। क्लासिफिकेटरी सिस्टम, सिंगल वर्ड फॉर ऑल द मेल मेंबर्स ऑफ दैट जनरेशन। तो ये मॉर्गन का एक्सप्लेनेशन है कि बिकॉज ऑफ प्रिमिटिव प्रोमिस्क्यूइटी, क्योंकि उस टाइम पे सोसाइटी में वेल डिफाइंड मैरिज फैमिली नहीं था, प्रिमिटिव प्रोमिस्क्यूइटी था, उसीलिए क्लासिफिकेटरी सिस्टम था। लोगों को पता नहीं था कि फादर कौन है, सो फादर वर्ड फॉर ऑल द मेल्स। सो दैट्स वाई क्लासिफिकेटरी सिस्टम। आस्ते आस्ते जैसे जैसे सोसाइटी इवॉल्व करती गई, कल्चर इवॉल्व करता गया, और मैरिज सिस्टम और फैमिली सिस्टम इवॉल्व होता गया, ज्यादा रिफाइन होता गया, ग्रेजुअली फाइनली वी मूव्ड इनटू डिस्क्रिप्टिव सिस्टम, जहां पे वो क्लियरली पता है कि ये बंदा मेरे मम्मी का भाई है, ये बंदा मेरे पापा का भाई है, ये बंदा मेरा पापा है, ये बंदा मेरा यू नो फूफा है। सो they know everyone, they know everyone's status and role, and that is why हर किसी के लिए एक separate term, that is descriptive kinship terminology. So this is the movement from classificatory to descriptive. ठीक है, यहाँ पे ये जो लाइन है, ये लाइन नहीं होगा, यहाँ पे ये लाइन नहीं होगा, आप जो टेबल बनाएंगे उसमें ये लाइन नहीं रहेगा। दिस entire box will be a single box. So basically यहाँ पे लाइन देने से ऐसा लग रहा है, मैंने गलती किया, इसमें ऐसा लग रहा है कि क्लासिफिकेटरी सिस्टम वाज लिमिटेड टू लोअर सैवेजरी एंड डिस्क्रिप्टिव इज लिमिटेड टू सिविलाइजेशन, और बीच में कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। स्टार्ट हुआ क्लासिफिकेटरी से, खत्म हुआ डिस्क्रिप्टिव पे, ग्रेजुअली इवॉल्व होते होते थ्रू आउट। ठीक है, तो बीच में एक एरो ऐसे बना देंगे। ठीक है, मैरिज का देख लेते हैं। मैरिज को कैसे कैसे दिखाया है हिस्टोरिकली, कैसे इवोल्यूशन दिखाया है मैरिज का मॉर्गन ने। तो मॉर्गन ने कहा कि मैरिज हैज गॉन थ्रू 6 स्टेजेस। द फर्स्ट स्टेज इज व्हेन they are living in a horde or a animal like group where anyone can mate with anyone, which is primitive promiscuity with no sexual prohibitions and no real family structure. Second stage में क्या होता है, a group of brothers are married to a group of sisters. So these are all brothers, ये आपस में भाई हैं, एक दूसरे के भाई हैं, और ये एक दूसरे की बहनें हैं। दे आर नॉट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दीज आर ऑल ब्रदर्स, ये सारे भाई हैं आपस में, दे आर ऑल ब्रदर्स टू ईच अदर, एंड दे आर ऑल सिस्टर्स टू ईच अदर। They have been married. So this guy is the husband of her, her, इन सबका हस्बैंड है ये भी इन सबका हस्बैंड है।
ये भी इन सब का हस्बैंड है, ये भी सिमिलरली, ये भी इन सब की वाइफ है, ये भी इन सब की वाइफ है। सो ऑल दीज आर सिस्टर्स, ऑल दीज आर ब्रदर्स एंड दे आर मैरिड। दिस वाज द सेकंड स्टेज, बट नॉट जस्ट दिस गर्ल वुड ऑल्सो हैव अ ब्रदर, इसका भी एक भाई होगा इसके फैमिली साइड में, दे ऑल्सो हैव some brothers, and these guys also have some sisters. These brothers would not only mate with their wives, but they could also mate with their sisters. So still more like a little bit like animals. This was like a group marriage stage where there is a group of men and a group of women. They are married, but still they could marry. They could also mate with their own brothers and sisters, their own siblings. ठीक है? So this is the second stage. ठीक है? Group of brothers married to group of sisters, and brother sister mating was also permitted. In the third stage, this group is still being followed, a group of brothers married to a group of sisters, but mating with own sisters and mating with own brothers was not allowed. In the third stage, mating with own brothers and sisters was discontinued. तीसरे स्टेज में अपने खुद के भाई और बहनों से मेटिंग बंद हो गई. फोर्थ स्टेज, इट मॉर्गन कहते हैं कि बारबेरिज्म, ये ऊपर के सारे थे सैवेजरी में. ये पहले तीन स्टेज जो बताए, ये इन्होंने बताया कि सैवेजरी में ऐसा चल रहा था. उसका जब बारबेरिज्म स्टार्ट हुआ, तो अब हम फोर्थ स्टेज में पहुंचे. फोर्थ स्टेज ऑफ मैरिज, which was characterized by loosely paired male and female who lived with other people. This is called Syndasmian family or Syndasmian marriage. Syndasmian ये आ सकता है एज अ 10 मार्कर, या फिर इट मे कम. Syndasmian family या Syndasmian marriage उसको कहते हैं, जहां पे अब ग्रुप नहीं है. नाउ देयर आर नो ग्रुप्स. नाउ देयर इज वन मेल मैरिड टू वन फीमेल, बट लूजली लूजली पेयर्ड, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है. लूजली पेयर्ड मतलब ठीक है, वो उसकी लुगाई है, वो उसका मर्द है, उनको पता है, बट लूजली दूसरे लोग भी चलेंगे, बिकॉज दे आर ऑल्सो लिविंग विथ अदर पीपल. ये भी एक इनका इनके साइड का महिला, पुरुष और महिलाएं हैं, और इसके साथ इसके फैमिली में भी कुछ महिलाएं और पुरुष हैं. ठीक है? सो नो, नॉट, ये डायग्राम थोड़ा गलत हो गया. So a loosely paired male and a female, so they are married, kind of they are like ये इसका partner वो उसका partner, but loosely they are still allowed to mate with others also. They can still mate with others. This male is loosely इसका husband है, but since loosely है उसलिए अभी भी he is going around mating with other women. एंड बट रिमेंबर, दीज वीमेन आर नॉट हिज सिस्टर्स, बिकॉज ये ब्रदर सिस्टर से मेटिंग वाला सिस्टम बारबेरिज्म के साथ खत्म, सैवेजरी के साथ खत्म हो चुका है. अब हम बारबेरिज्म में है, जहाँ पे भाई बहन के साथ मेटिंग नहीं कर रहे हैं, बट ही इज मेटिंग विद अदर वुमेन इन द सोसाइटी, although he has a loosely defined wife, and she can also mate with other males in the society, although she has a loosely defined husband. This is called Syndasmian family or Syndasmian marriage. This was the fourth stage. पांचवा स्टेज में क्या है? हस्बैंड डोमिनेंट फैमिलीज. सो पांचवा स्टेज आते आते हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड सिविलाइजेशन. हम बारबेरिज्म के अंत की तरफ मूव कर रहे हैं. बारबेरिज्म का स्टेज खत्म होने वाला है, अब सिविलाइजेशन में घुसने वाले हैं. अब यहां तक आते आते सोसाइटीज पैट्रियार्कल हो चुकी हैं. पैट्रियार्कल, पैट्रिलिनियल, पैट्रिलोकल सोसाइटीज हो चुकी हैं, जहां पे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हो गई है. मेल इज कंट्रोलिंग ऑल द रिसोर्सेज. मेल के पास सारा रिसोर्सेज है. इकोनॉमिकली मेल इज मोर सुपीरियर एंड डोमिनेंट. मेल ही ज्यादा रिसोर्सेज होल्ड करता है. एज अ रिजल्ट he has the liberty to marry more than one woman. So there is one male marrying several women, basically polygyny. A society where there is polygyny, one male marrying several women because he has the money, पैसा पावर है, तो बहुत सारी वाइफें अपना रख रहा है. जो कि आपने देखा होगा, इवन कुछ साल पहले तक, रईस, रिच रईस ज़ादे, नवाब, राजा महाराजा लोग, हैविंग अ हरेम ऑफ वाइफ्स, बहुत सारी वाइफ्स
उनके हरम में हुआ करती थी। ठीक है। सो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग दैट इज द स्टेज नंबर 5. फाइनली द स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन विच अकॉर्डिंग टू मॉर्गन एंड टाइलर वाज अ स्टेज जिसमें मॉर्गन और टाइलर के टाइम, उनके टाइम का जो कॉन्टेम्पररी ब्रिटेन या अमेरिका था या यूरोप था, उसको वो डिफाइन करते हैं सिविलाइजेशन। तो कहते हैं कि दैट इज द फाइनल स्टेज। वहां तक आते आते फैमिली मोनोगैमस हो चुकी है, वन मेल एंड वन फीमेल। डजंट मीन कि ये बंदा कभी किसी और के साथ शादी नहीं करेगा। ही मे मैरी सम अदर वीमेन बट ओनली आफ्टर शी इज डेड, या फिर जब डेड या डिवोर्स हो जाए तो। ठीक है। he will have one wife at a given time and she will have one husband at a given time. हो सकता है कि throughout the life they may have more partners, but एक बार में एक बार में मल्टीपल नहीं, एक बार में एक ही वाइफ या हस्बैंड। उस वाइफ या हस्बैंड के गुजर जाने के बाद या सेपरेशन हो जाने के बाद दे कुड मैरी समवन एल्स, बट one at a time. This is the monogamous family, hallmark of civilization as per मॉर्गन। सो ये मॉर्गन का 6 स्टेजेस ऑफ मैरिज था। आई होप आप वीडियो को पॉज कर करके स्लो करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है। नाउ मूविंग टू मॉर्गन्स, या सो अच्छा, मॉर्गन ने ये सारा क्लासिफ दिया था, सारा इवोल्यूशनरी स्कीम दिया था। साथ में उन्होंने एग्जांपल्स भी दिए थे। ही आल्सो गिव सम ट्राइबल एग्जांपल्स इन सारे स्टेजेस में फिट करने के लिए। सो लोअर सैवेजरी के लिए उनको कोई एग्जांपल नहीं मिला। उन्होंने बोला कि करेंटली वर्ल्ड में जहां जहां पर मैं देख चुका हूं, मुझे लोअर सैवेजरी वाले जहां पे सिर्फ फ्रूट एंड नट कलेक्शन कर रहे हैं, प्रिमिटिव प्रोमिस्क्यूविटी है, एक होड या बैंड में रह रहे हैं, ऐसा सोसाइटी का एग्जाम्पल उनको नहीं मिला। सो ही हैज नॉट गिवन एन एग्जाम्पल फॉर दैट काइंड ऑफ अ कल्चर। मिडिल सैवेजरी के लिए ही सेड दैट पॉलिनेशियंस व्हेन यूरोपियंस फर्स्ट अराइव्ड देयर, पहली बार जब यूरोपियंस पॉलिनेशिया में पहुंचे तो पॉलिनेशियंस की जो अवस्था थी एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद द यूरोपियंस, तो वो पॉलिनेशियंस मिडिल सैवेजरी में थे। पॉलिनेशियंस, मेलानेशियंस, ये आपको टर्म्स बार बार आते रहेंगे। सो आप एक काम करें, एज अ होमवर्क आप यू कैन नोट डाउन एंड आप ये टर्म्स को रीड करें विकीपीडिया में एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कौन है पॉलिनेशियंस, कौन है मेलानेशियंस। ठीक है। ठीक है, पॉलिनेशियन, मेलानेशियन, और एक वर्ड है माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया, ये रीजन कहाँ पे लोकेटेड है? मेलानेशिया हमें बार बार हम देखेंगे, मेलानेशियंस को स्टडी किया था मैलिनोस्की ने, और भी लोगों ने स्टडी किया था मेलानेशियंस को। मेलिनोस्की ने स्टडी किया था, WHR रिवर्स ने स्टडी किया था। बेसिकली ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनीज, ऑस्ट्रेलिया के जो एबोरिजिनल पीपल हैं, दे आर मेलानेशियंस। ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के टापू आइलैंड्स पे जो ट्राइब्स रहती हैं वो मेलानेशियंस हैं। पॉलिनेशियंस उनसे थोड़े दूर, न्यूजीलैंड के आसपास के जो टापू हैं वहां पे पॉलिनेशियंस रहते हैं। पॉलिनेशियंस के ऊपर एक बहुत ही अच्छी बहुत ही ब्यूटीफुल एनिमेटेड मूवी है, उसका नाम है मोआना। आपको देखनी चाहिए, यू शुड वॉच मोआना। सो पॉलिनेशियंस, मेलानेशियंस, माइक्रोनेशियंस कौन है थोड़ा आप समझ लीजिए गूगल करके। ठीक है। सो पॉलिनेशियंस को उन्होंने बोला मिडिल सैवेजरी। अमेरिकन इंडियंस ऑफ वेस्ट सब आर्कटिक, वेस्ट सब आर्कटिक। ठीक है। सो नॉर्दर्न अमेरिका का जो वेस्टर्न सब आर्कटिक है, मतलब इफ आई ड्रॉ नॉर्दर्न अमेरिका, ये हो गया नॉर्दर्न अमेरिका। उसमें समवेयर हियर यू हैव कनाडा, और ये है यूएसए, इधर में है मेक्सिको। सो वेस्टर्न सब आर्कटिक, ये है आर्कटिक रीजन। आर्कटिक रीजन के जस्ट नीचे होगा सब आर्कटिक रीजन, वेस्टर्न। सो सब आर्कटिक रीजन में दूसरा कलर यूज कर लेता हूं, ये हो गया सब आर्कटिक रीजन। जस्ट आर्कटिक रीजन से जस्ट थोड़ा साउथ में, थोड़ा सा नीचे में, थोड़ा सा जहां ठंडा कम होगा, दैट इज सब आर्कटिक। दिस इज आर्कटिक, दिस इज सब आर्कटिक। और इसमें वेस्टर्न पार्ट मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट वेस्टर्न सब आर्कटिक।
वेस्टर्न सब आर्कटिक में जो ट्राइब्स रहती थी उसको उन्होंने कहा है एज लिविंग इन अपर सैवेजरी। अपर सैवेजरी में वेस्टर्न सब आर्कटिक के अमेरिकन इंडियन ट्राइब्स, मतलब बेसिकली अमेरिकन ट्राइब्स, द अमेरिकन इंडियन ट्राइब्स ऑफ मजूरी बेसिन, मजूरी रिवर, जो मिसिसिपी मिजूरी दो नदियां हैं, उसमें जो मिजूरी रिवर के बेसिन में जो रहते थे वो ट्राइब्स, दे वेर इन लोअर बारबेरिज्म। पुएब्लो इंडियंस, दिस इज अगेन अनदर ट्राइब विच वेर जिनका एग्जांपल दिया उन्होंने, जिनको बताया कि बारबेरिज्म के मिडिल बारबेरिज्म का उदाहरण। अपर बारबेरिज्म का इटालियंस बिफोर फाउंडिंग ऑफ रोम। इटली में इटालियंस ने जब रोम की स्थापना की, रोम शहर की स्थापना करने के पहले जो इटालियंस थे वो आयरन एज में रह रहे थे, वो अपर बारबेरिज्म का उदाहरण है, जब वो आयरन एज में थे। ठीक है। और सिविलाइजेशन का ऑब्वियसली एग्जांपल्स होगा वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न जो डेमोक्रेसीज ऑफ यूएसए, यूके, यूरोपियन कंट्रीज को सिविलाइजेशन में वो रखते हैं। सो दिस इज द इंटायर स्कीम ऑफ इवोल्यूशन गिवन बाय मॉर्गन। टाइलर से काफी डिटेल्ड है मॉर्गन का इवोल्यूशनरी स्कीम। किनशिप टर्मिनोलॉजी के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया, ये भी उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था, किनशिप टर्मिनोलॉजी। किनशिप टर्मिनोलॉजी में उन्होंने बताया कि कुछ कुछ जगह हैं जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव यूज होता है, जहाँ पे हर एक का अलग अलग नाम होता है, हर एक रिलेटिव का अलग नाम होता है, और कहीं कहीं पे एक सिंगल वर्ड में काफी सारे लोगों को क्लासिफाई कर दिया जाता है। उसका कारण भी उन्होंने बताया था, उसका कारण था प्रिमिटिव प्रोमिस्क्यूइटी फॉर क्लासिफिकेटरी, और जैसे जैसे हम प्रिमिटिव प्रोमिस्क्यूइटी से बाहर निकलते हैं हम डिस्क्रिप्टिव की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया था। He concluded that kinship terminology evolved from classificatory to descriptive as society moved from primitive promiscuity to monogamy। ठीक है, सो ये उन्होंने बताया था। हम इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उनका पॉइंट नंबर 3 ऑफ मॉर्गन का जो कंट्रीब्यूशन है उसका। हम वीडियोस को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि एक वीडियो बहुत लंबा और बहुत बोरिंग नहीं हो जाए। सो नेक्स्ट वीडियो में मॉर्गन को कंटिन्यू करेंगे, मॉर्गन मॉर्गन का कंट्रीब्यूशन का पॉइंट नंबर 3 से आगे बढ़ेंगे, और मॉर्गन खत्म करके फिर फ्रेजर खत्म करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू गाइस। मेरा नाम है चंद्रशेखर चौहान। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं ये वीडियो रात को 2:15-16 में बना रहा हूँ। सो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियोस को देखें, सीरियली 1 2 3 4 ऐसे देखें। मेरे दूसरे वीडियोस भी, मेरे चैनल पे दूसरे वीडियोस भी हैं, पॉलिटी के वीडियोस भी बना रहा हूँ मैं, वो भी देखें। एंड फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जितने लोग देखेंगे, जितना लाइक्स और सब्सक्रिप्शन मिलेगा और जितना कमेंट्स आएगा, उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं अपना दिन भर का ऑफिस का काम करने के बाद भी रात को बैठ के वीडियोस बना पाऊँ। सो डिफिकल्ट है, बट आई विल कीप ऑन गेटिंग द मोटिवेशन अगर आप मोटिवेट करते रहेंगे। एंड अकॉर्ड फिर मोटिवेशन रहेगा तो मैं पूरा का पूरा एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस खत्म करूंगा, फिर आंसर राइटिंग भी करेंगे, सब कुछ करेंगे एंथ्रोपोलॉजी में। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।